तो प्रीलिम्स एग्जाम बिल्कुल सर पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दे आर अंडर पैनिक। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, लक्ष्मीकांत रिवाइज करें या क्लासरूम के नोट्स रिवाइज करें या एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो आई वाज वंडरिंग दैट व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल वे। क्या है वो तरीका जिससे हम अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हैं? क्या है वो सबसे एफिशिएंट तरीका जिससे हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाएं, हम प्रैक्टिस भी कर पाएं और एग्जामिनेशन हॉल में अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर पाएं? सबसे पहले देखो, इस समय अगर आपको डर लग रहा है तो डर लगना इज वेरी वेरी ऑब्वियस। हम सब उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो डरना इज वेरी नेचुरल। लेकिन उस डर की वजह से आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज I will make few videos to cover the most important MCQs, उन एरियाज से जिन एरियाज से जनरली यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछती है, हाई फ्रीक्वेंसी एरियाज। इन एमसीक्यूज से हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम जनरली जो गलतियां करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, जो हम नेगेटिव मार्क्स अपने अप कर लेते हैं, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है वो भी हम कोशिश करेंगे बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। So I have first of all prepared a list of few questions which have been already asked by the UPSC in last 5 to 7 years. अब इन क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप सब अपने नोट्स, क्लासरूम के जो नोट्स हैं वो आप रेडी रखिए। उस टॉपिक को आप रेफर कर सकते हैं, उस टॉपिक में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि आप सब लोग प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप सबको बेसिक्स ऑलरेडी आते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में, बेसिक्स में नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो कोर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम रिवाइज करेंगे। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2023। इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स। अच्छा, अब पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट। इसका मतलब इन चार में से एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो वो कह रहा है कि किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या होता है, द चीफ पर्पस। इट सेज फर्स्ट, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। कानून को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो संविधान बताता है? हाँ, बता सकता है। दूसरा, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। हाँ, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि संविधान ये बताता है कि देश में कौन कौन से पॉलिटिकल ऑफिसेज होंगे, किसकी क्या पावर्स होंगी, कौन कौन से ऑफिस होल्डर्स का इलेक्शन कैसे होगा। सही है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी सही है। एंड लास्ट, इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये भी सही हो सकता है। अब देखो, उसने क्वेश्चन में बोला है बेस्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ पर्पस होता है वो होता है वहां की गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाना। और उसका पर्पस क्या होता है? सो दैट द ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी कैन एंजॉय देयर बेसिक राइट्स, लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स। तो डेमोक्रेटिक देशों में सरकार की पावर्स के ऊपर लिमिट लगाना, उनकी पावर्स को डिफाइन करना, दैट इज द चीफ पर्पस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज। अब ये आप सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ए, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। कि कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर पास होता है, तो वो लॉ और वो ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करना, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। और इसके आर्टिकल्स आई एम श्योर यू ऑल नो, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। 32 is for Supreme Court and Article 226 is for High Courts. And I am sure you remember that the power of judicial review is not explicitly
एक्सप्रेसली गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो सिर्फ इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है इन दोनों आर्टिकल्स में। तो ये आई एम श्योर आपने रिवाइज कर ही लिया होगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं फटाफट देख लेते हैं रिवीजन के लिए। ऑप्शन बी क्यों गलत है? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज। नहीं, कानून के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, विजडम क्या है, इंटेंशन क्या है, जनरली ये चेक करना कोर्ट का काम नहीं होता है। कोर्ट सिर्फ ये चेक करता है कि जो लॉज बने हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं या नहीं है। अब उन लॉज का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंट क्या है, ये डिसाइड करना डेमोक्रेसी में पावर होती है लेजिस्लेचर की, बिकॉज लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो लेजिस्लेचर ये जानती है कि उसका विजडम है, तो विजडम चेक करना कोर्ट का काम नहीं है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स। क्या सारे लॉज जुडिशरी रिव्यू करती है? नहीं, तो गलत हो गया, गलत है। बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये तो और गलत है, तो डबल गलत है। तो बोलते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये तो गलत, डबल गलत हो गया ये तो। क्योंकि असेंट मिलने से पहले रिव्यू नहीं होते हैं, असेंट मिलने के बाद जब कोई कोर्ट में चैलेंज करता है तो इट इज नॉट सुओ मोटू। आई एम श्योर यू, आपको याद होगा सुओ मोटू मीन्स व्हाट, व्हाट इज सुओ मोटू, व्हाट दिस आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर। दिस इज द आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला केस। तो सुओ मोटू वर्ड बिल्कुल फ्रंट पेज पे था हिंदू में। सुओ मोटू मीन्स जब कोर्ट किसी चीज को खुद से इनिशिएट करता है रादर देन ऑन पिटीशन ऑफ समवन। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर कोर्ट अप्लाई करता है वो सुओ मोटू नहीं करता है। जब कोई पिटीशन फाइल करता है तभी कोर्ट उस चीज को रिव्यू करता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां जुडिशरी एक्टिविस्ट हो जाती है वहां पे कभी कभी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को सुओ मोटू भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, राइट। और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। अपने ही जजमेंट को रिव्यू करना, इस पावर को जुडिशियल रिव्यू नहीं कहा जाता। देखो, जुडिशियल रिव्यू टर्म आप एग्जाम में याद रखना, वहां यूज होगी जहां पे आप किसी लॉ की या किसी प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की, किसी ऑर्डर की आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर रहे हो। कोर्ट अगर, अब मान लो साबरीमाला केस है, तो उस साबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए ऑर्डर को, जो 2018 में आया था, उस ऑर्डर को कोर्ट रिव्यू कर रहा है, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं बोलेंगे। वो रिव्यू पिटीशन है जो कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। दिस इज नॉट कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो आंसर इज ए, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड फ्रीक्वेंटली बाय द यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following best defines the term state? स्टेट की क्या डेफिनेशन है? तो आपको याद होगा स्टेट में चार चीजें आती हैं। पहला, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, करेक्ट, टेरिटरी शुड बी डिफाइंड। सेकेंड, इट शुड हैव सम पीपल, पॉपुलेशन, पीपल और पॉपुलेशन। देन इट शुड हैव सॉवरेनिटी एंड इट शुड हैव अ गवर्नमेंट। बस आपको यही चार चीजें इस पे अप्लाई करनी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आई थिंक द आंसर इज ए। देखो जरा आंसर ए क्यों है? क्योंकि ए में सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कम्युनिटी ऑफ पर्संस, तो ये पीपल आ गए, ठीक। ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, हाँ टेरिटरी आ गई, करेक्ट। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, वो एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो क्या है, वो सॉवरेन है, तो सॉवरेनिटी भी आ गई। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी आ गई। तो आंसर इज ए। तो स्टेट की डेफिनेशन याद रखना, स्टेट में चार एलिमेंट्स होते हैं, ये चार एलिमेंट्स जहां होंगे वही आंसर होगा। तो ये बाकी अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था जब ये आया था। तो आई होप स्टेट आपका रिवाइज हो गया, व्हाट इज स्टेट। नेक्स्ट, Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो ये आप जानते हो कि किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में अगर सिटीजन्स की लिबर्टीज और राइट्स
का प्रोटेक्शन नहीं होगा, उनका सेफगार्ड नहीं होगा, तो उस कंट्री को फिर आप ऑथेंटिक डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, वो तो बस नाम की डेमोक्रेसी। तो सिटीजन्स अपनी लिबर्टीज एंजॉय कर पाएंगे, इसके लिए बेस्ट सेफगार्ड क्या है? तो जरा देखते हैं, आंसर होगा डी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। यू ऑल नो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क। उसने क्या बोला था कि जो मोनार्क है, जो किंग है, जिसमें सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं, इन पावर्स को आपको डिसेंट्रलाइज करना है। यू हैव टू सेपरेट दीज पावर्स अमंग थ्री ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इनको आपको सेपरेट करना है, तीन ऑर्गन्स को। तो आंसर इज सेपरेशन ऑफ पावर। अगेन आप देखो, यूपीएससी का थीम वही है, पैटर्न वही है। उसने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड। वो बेस्ट वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि इन चारों में से एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपको सही लगे। जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये भी आपको सही लग सकता है। लेकिन देखो, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इलेक्ट होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट आपको आपके राइट्स एंजॉय करने देगी। बिकॉज द गवर्नमेंट, इवन इफ इलेक्टेड, इट मे स्टार्ट वर्किंग इन ऑथोरिटेरियन डिक्टेटोरियल मैनर। वो तानाशाह की तरह काम कर सकती है। दैट इज वाई इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट द बेस्ट आंसर। सेंट्रलाइजेशन तो बिल्कुल ही गलत है, और कमिटेड जुडिशरी नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी ने दिया था इमरजेंसी के टाइम पे, तो ये आंसर नहीं, आंसर इज डी, सेपरेशन ऑफ पावर। राइट, आई होप आपका रिवीजन जो हमारा पर्पस है वो कंप्लीट हो रहा है। राइट, ओके, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने रेलेवेंट चैप्टर नोट्स में जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो इन टॉपिक्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर that indicates that it is a federal country, it's federal in character। essential feature क्या है फेडरलिज्म का? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फेडरलिज्म के ऊपर यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछता है, प्रीलिम्स में और मेंस में। यस, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। क्योंकि जुडिशरी जब इंडिपेंडेंट होगी तभी ये इंश्योर हो पाएगा कि वो सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पार्शियलिटी के रिजोल्व कर पाएगा। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अब जरा देखते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस क्यों गलत हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। हाँ, ये भी फेडरलिज्म का फीचर होता है, ये राज्यसभा की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन राज्यसभा का होना इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। सी, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एंड द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। नहीं, तो वो तो कोई कंट्री अगर फेडरल नहीं भी है, तो अगर वो डेमोक्रेसी है तो ये काम तो कोर्ट्स वहां भी करेंगे, तो ये गलत है। तो आंसर इज ए। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a parliamentary system of government in India because, अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन जिस एग्जामिनर ने बनाया है, आई अप्रिशिएट द एग्जामिनर, ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। अब अगर आप देखोगे तो इन चारों क्वेश्चंस में, इन चारों ऑप्शंस में, सॉरी, चारों ही ऑप्शंस अपने आप में सही हैं। देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसीलिए याद रखना, प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, तो ये गलती आप लोग मत करना। प्रीलिम्स एग्जाम में, जस्ट अ मोमेंट, प्रीलिम्स एग्जाम में आप कभी भी ऑप्शन स्टेटमेंट्स को अकेले मत देखना आइसोलेशन में, उनको हमेशा देखना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शंस अपने आप में सही हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर ऑप्शन सही है। तो अब देखो, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हाँ, सही बात है, स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बिल्कुल, इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। हाँ, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हाँ, सही बात है। तो देखो, चारों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैं। क्यों?
इसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है टू दी लेजिस्लेचर, लोकसभा, लोअर हाउस। तो ये रीजन है कि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हैं। क्योंकि देखो, अगर आप ऑप्शन ये ए, बी और सी देखो, तो ये तीनों ऑप्शंस अमेरिका के लिए भी सही हैं। तो क्या अमेरिका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो जाएगा? देखो जरा, लोकसभा इज, तो इन अमेरिका द लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड इन अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये सही है यूएस के लिए। सेकंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड, तो हाँ, अमेरिका की जो कांग्रेस है, लेजिस्लेचर है, इट कैन अमेंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। एंड अमेरिका का अपर हाउस है सेनेट, तो सेनेट कैन नॉट बी डिसॉल्व क्योंकि वो भी परमानेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अमेरिका के लिए भी सही है। इस हिसाब से तो अमेरिका क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री नहीं। ये है वो स्टेटमेंट जो अमेरिका के लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए सही है, बिकॉज वी आर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। So remember, the basic concept of parliamentary government is that the executive is responsible to the legislature. Okay. Next question. The main advantage of the parliamentary, अब आप देख रहे हो सेम थीम के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आंसर इज सी, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2023 प्रीलिम्स एग्जाम। The Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote values of the Constitution. Correct. On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up the drafting committee under Dr. B.R. Ambedkar. No. Dr. B.R. Ambedkar, yes, he was the chairman of drafting committee, but 26th November 1949 was the day when we adopted and we enacted our Constitution. राइट तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी। आई थिंक स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज यस, सी आंसर होगा, राइट। अच्छा, आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और इनैक्ट किया था। इनैक्ट मतलब इस दिन वो लॉ बन गया था, लेकिन लॉ बन के फोर्स में नहीं आया था। फोर्स आएगा 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950। बट ये भी आपने रिवाइज किया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स जिस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया गया था, उसी दिन फोर्स में आ गए थे। जैसे पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इस दिन लागू हो गए थे, but the rest of the constitution, the bulk of the constitution came into force on 26 January 1950। ये आप सबने रिवाइज कर ही लिया होगा। ओके, नेक्स्ट, 9th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था? अब देखो, अब वो 9th शेड्यूल पूछ चुका है, तो क्वेश्चन अगर वो रिपीट करेगा तो इस बार वो 10th शेड्यूल पूछ लेगा, 11th पूछ लेगा। 10th इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, कब ऐड हुआ था? 1985 में। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? इसका आंसर क्या है? तो 9 शेड्यूल ऐड हुआ था 1951 में, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। 10th ऐड हुआ था 1985 में, कौन थे पीएम? राजीव गांधी। तो 11th कब ऐड हुआ? ये 73rd 74th अमेंडमेंट, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स, 29 फंक्शंस। एंड 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 18 सब्जेक्ट्स या 18 फंक्शंस। अच्छा, ये 29 फंक्शंस और 18 फंक्शंस ये एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाना, क्योंकि ऑलरेडी 11th शेड्यूल के जो ये वाले फंक्शंस हैं, इनसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर उसे रिपीट करना होगा तो वो क्या करेगा? 4-5 फंक्शंस दे देगा, सब्जेक्ट्स दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट 12th शेड्यूल में है या नहीं है। तो आपको ये 12th शेड्यूल स्पेशली ये जो 18 फंक्शंस हैं, ये आपको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ चुका है वो। तो अगर उसे रिपीट करना होगा तो ये पूछेगा। तो ये दोनों शेड्यूल्स ऐड किए गए थे ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, राइट। ओके, इसके साथ साथ प्लीज रिवाइज ऑल द शेड्यूल्स ऑल्सो। किस शेड्यूल में क्या है वो, आई होप वो आपको याद होगा ना। टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, टीयर्स ऑफ ओल्ड
प्राइम मिनिस्टर, बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू, राइट। तो टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो दिस इज शेड्यूल 1, राइट, लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज। ई स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स, मतलब सैलरी, पैसे, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा को कितने पैसे मिलते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी गिवन नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी गिवन है, डिप्टी स्पीकर, राइट। उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एफर्मेशन, एफर्मेशन मीन्स ओथ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, राइट। तो वो जो ओथ होती है उसकी लैंग्वेज जो है कि आई सो एंड सो इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड। अगर बट कोई अगर एथीस्ट है, तो भगवान को नहीं मानता, तो वो कैसे शपथ लेगा, किसके नाम की शपथ खाएगा, गर्लफ्रेंड के नाम की नहीं, फिर वो बोलेगा आई सो एंड सो सोलमली अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू एलिजेंस टू द, तो वो जो लैंग्वेज होती है ओथ की वो यहां पर गिवन है, राइट, एफर्मेशन, ओथ। एंड आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, किस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ गिवन है, वो यहां गिवन है। एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, 5th शेड्यूल। देन अदर ट्राइबल एरियाज, ओ अदर ट्राइबल एरियाज कौन कौन से स्टेट्स हैं, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आपको याद होगा, राइट, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये आजकल न्यूज में भी है क्योंकि लद्दाख डिमांड कर रहा है टू बी इंक्लूडेड इन दी 6th शेड्यूल, तो ये आजकल न्यूज में भी है 6th शेड्यूल, राइट। तो ये 1st शेड्यूल, ये 2nd, 3rd, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th, देन 7th। F स्टैंड्स फॉर फेडरल, फेडरल वर्ड गिवन नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे याद करने के लिए, रिवीजन के लिए है। तो यहाँ पे गिवन है आपकी 3 लिस्ट्स। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो 22 लैंग्वेजेस हैं, राइट। शुरुआत में 14 थी, तो अब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या याद करना है वो लिख लो एक बार कि 14 से जो 22 लैंग्वेजेस बढ़कर हुई हैं, तो हमने कौन से साल में कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड करी है, ये आपको रिवाइज करना है प्रीलिम्स के लिए। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और सिविल सर्विसेज में ही नहीं, दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद एल इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स, फॉर लैंड रिफॉर्म्स, राइट। उसको ऐड किया गया था बाय 1st अमेंडमेंट। डी इज फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। देन 11th एंड 12th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, 29 फंक्शंस फॉर पंचायत्स एंड 18 फंक्शंस फॉर म्युनिसिपैलिटीज, करेक्ट। अब देखो हर चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जो कि हम प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, तो ये सिर्फ रिवीजन है, तो ये सब आई एम श्योर आपको पता होगा, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रियम्बल से और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल से क्वेश्चंस काफी आते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। अगेन आप देख रहे हो कि यूपीएससी बार बार क्या कर रही है, इनमें से बेस्ट पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, चीफ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। इसका मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लग सकता है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन, राइट। अब देखो लिबर्टी की बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है, आंसर इज डी, opportunity to develop oneself fully. This is what is called positive liberty, positive liberty। क्योंकि शुरुआत में जब लिबर्टी की डेफिनेशन दी गई थी, स्कॉलर्स ने दी थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि लोगों के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, चर्च की रेस्ट्रिक्शंस, स्टेट की, चर्च मतलब रिलीजन की रेस्ट्रिक्शंस, स्टेट की रेस्ट्रिक्शंस, सोसाइटी की रेस्ट्रिक्शंस, तो ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, दिस कैन बी नेगेटिव लिबर्टी। मोरोवर ये इसलिए भी गलत है कि एब्सेंस ऑफ अनड्यू रेस्ट्रेंट्स होना चाहिए, क्योंकि जो सही रिस्ट्रेंट्स हैं वो तो आपको इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाने पड़ेंगे ना, तो ये ऑप्शन भी सही आपको लग सकता है, लेकिन ये है डी इज द आंसर, राइट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, नो, राइट। एंड देन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स,
अच्छा, लिबर्टी का मतलब जो मेरा मन है वो करूंगा? नहीं भाई, तो आंसर इज डी, राइट? ओके, नेक्स्ट। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यस। तो सबसे पहले तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस, इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन कैन इट बी अमेंडेड? यस, इट कैन बी अमेंडेड। इसका मतलब इट इज अमेंडेबल, वो अमेंड किया जा सकता है। अब तक कितनी बार अमेंड हो चुका है? सो फार ओनली वंस, ओनली वंस, बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इसने 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे, रिमेंबर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अब क्या प्रियम्बल एनफोर्सेबल है? क्या वो जस्टिशियबल है? डज इट हैव एनी लीगल इफेक्ट? द आंसर इज नो, राइट? लेकिन अगर मैं प्रियम्बल को संविधान के किसी और पार्ट के साथ कंबाइन कर दूं, और वो पार्ट कैसा है? एनफोर्सेबल, जैसे फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मान लो इक्वालिटी। इक्वालिटी यू ऑल नो, इक्वालिटी is given in preamble also and equality is given in fundamental rights also। तो कल को अगर मेरे साथ मान लो कुछ ऐसा हो जो इनइक्वालिटी है, तो अगर मैं कोर्ट जाऊं और ये बोलूं कि माय लॉर्ड देखिए ये मेरे साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हुई है और ये तो मेरे प्रियम्बल का वायलेशन हुआ, लेकिन प्रियम्बल में जो इक्वालिटी है वो तो नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिशियबल है। लेकिन अगर मैं कोर्ट में ये आर्गुमेंट दूं, माय लॉर्ड मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट 15 का वायलेशन है, 16 का वायलेशन है, तब वो क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब प्रियम्बल को हम अलग से अगर देखेंगे तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस उसका पार्ट है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो अगर संविधान के दूसरे पार्ट से उसको मैं इंडिपेंडेंट कर दूं, अलग कर दूं, तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, वो एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और पार्ट के साथ कंबाइन कर दूंगा तो प्रियम्बल एनफोर्सेबल हो सकता है। सो द आंसर इज डी, करेक्ट। तो संविधान का पार्ट है, हाँ है। क्या अमेंड हो सकता है? हाँ हो सकता है, अब तक केवल एक बार अमेंड हुआ है, राइट? ओके, नेक्स्ट। वही जो हमने अभी पढ़ा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उस समय हमारे संविधान का एग्जैक्ट स्टेटस क्या था। तो अभी कौन कौन सी वैल्यूज हैं प्रियम्बल में? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सोशलिस्ट वर्ड शुरू में नहीं था और सेक्युलर नहीं था। किसने ऐड किया इसको? 42nd अमेंडमेंट 1976, इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। और इन दोनों के साथ साथ एक और वर्ड क्या ऐड किया था प्रियम्बल में? इंटेग्रिटी, अखंडता। भारत को आप तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब जब हम एक्चुअल हमारा संविधान फोर्स में आया था तो हमारा स्टेटस क्या था? बी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये दोनों वर्ड्स नहीं थे, इंटेग्रिटी नहीं था। तो आंसर इज बी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स नाइसेस्ट, अब देखो अगेन वो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा, सबसे अच्छा कौन है? अब ये मत कहना मेरे पापा, राइट? इन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा कौन है, ये पूछ रहा है यूपीएससी। नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, लॉ और लिबर्टी के बीच बेस्ट रिलेशनशिप क्या है? अब देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको सोचने का टाइम देने का टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमें रिवीजन जल्दी करना है। आपको फिर भी सोचना है तो आप वीडियो को यहां पॉज कर दो, सोचो और फिर आंसर बताना। इस व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी, ये आंसर है। क्योंकि इफ देयर आर नो लॉज, आप मुझे बताओ देश में, इंडिया में कोई कानून ही ना हो, कोई आईपीसी नहीं है, कोई भारतीय न्याय संहिता नहीं है, बीएनएस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब आजाद हैं, जो करना है करो, आपका जो मन में आ रहा है करो, किसी को मारना है, मर्डर करना है, किडनैप करना है, कर लो, कोई लॉ है ही नहीं जब। अच्छा, इसका मतलब तो खूब लिबर्टी हो गई आपके पास, जो मन में आए करो। जिससे आपकी दुश्मनी थी पुरानी, जिससे आप लॉ की वजह से आप कुछ नहीं कर रहे थे, जाओ उसको उठा लाओ, किडनैप कर लाओ। तो क्या आपकी लिबर्टी ऐसे इंक्रीज होगी? नहीं, समाज में क्योस हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा,
वी कैन नॉट लिव लाइक एनिमल्स, इट विल टर्न अ सिविलाइज सोसाइटी इनटू जंगल राज। तो अगर लॉज नहीं है तो देर इज नो लिबर्टी, कोई लिबर्टी नहीं होगी। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कानून बनाए जाते हैं लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लॉज ज्यादा हैं तो लिबर्टी कम होगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, कि लॉज लोग बनाएंगे, नहीं, लोग कैसे लॉज बनाएंगे, नहीं, गलत है, राइट। एंड देन इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। हाँ, ये हो सकता है कि कानून अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आता है, लिबर्टी के ऊपर आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं आ सकता। और अगर आ भी सकता है तो देखो बेस्ट ऑप्शन यही है, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट। अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब हम भारत की टेरिटरी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें तीन चीजें आती हैं। पहला, हमारे स्टेट्स आते हैं, दूसरा सारी यूटीज आती हैं, और तीसरी आती हैं हमारी टेरिटरीज जिनको हम एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर कैसे कर सकते हैं? बाय डिस्कवरी, हम डिस्कवर कर लें। हालांकि मुश्किल है 21st सेंचुरी में ना, अब वो जमाना चला गया। मैं निकला गड्डी लेके, जहाज लेके, अरे ये तो नया कॉन्टिनेंट मिल गया, अरे ये तो नया आइलैंड मिल गया, तो वो जमाना जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम डिस्कवर करते हैं, या हम एनेक्स कर लें, कब्जा कर लें, एनेक्स, या वॉर में हम कैप्चर कर लें, या हम परचेज कर लें। हालांकि उतना तो पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी परचेज की है कंट्रीज ने पास्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड टेरिटरी। तो हाँ, ये सही है। पौंडीचेरी कम्स अंडर थर्ड कैटेगरी, एक्वायर्ड। हाँ सही है, क्योंकि उसको हमने फ्रांस से एक्वायर किया था बाय एग्रीमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 3 से पूछ रहा है वो। आर्टिकल 3 में वो क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट में बाय लॉ डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री। वॉर कहां से आ गया आर्टिकल 3 में? बिल्कुल ही गलत है। तो अगर 1 गलत है तो डी चला गया, डी चला गया। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, करेक्ट। आपको आर्टिकल 3 में याद होगा, आर्टिकल 3 कंटेन्स द प्रोसीजर टू चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। और क्या प्रोसीजर है? कि आपको एक ऑर्डिनरी बिल लेके आना होता है, एक ऑर्डिनरी बिल, एंड दिस बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसलिए ये बिल्स हमेशा कौन से बिल्स माने जाते हैं? गवर्नमेंट बिल्स। दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट एमपी। ठीक, प्रेसिडेंट वो बिल कहां भेजता है? कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उसके व्यूज जानने के लिए, व्यूज जानने के लिए। और क्या ये व्यूज बाइंडिंग है गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के ऊपर? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में क्या बोला? कि दीज व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। इसीलिए जैसे जब तेलंगाना को बनाना था और आंध्र प्रदेश को डिवाइड करने की बात हो रही थी, तो वो बिल भेजा गया था एपी असेंबली के पास। एपी असेंबली ने मना किया कि नहीं, हमें डिवाइड नहीं होना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली? बहुत बढ़िया, कल से ही बनेगा तेलंगाना। इसका मतलब दीज व्यूज आर नॉट बाइंडिंग, रिमेंबर। तो आर्टिकल 3 में ये प्रोसीजर गिवन है, राइट। तो ये सही है। इंक्रीज द एरिया, हाँ पार्लियामेंट ही कर सकती है। स्टैब्लिश एन ऑटोनोमस काउंसिल, नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आंसर विल बी 2 एंड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपको, अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया, इसका मतलब आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रेडी हो, आप सही सोच पा रहे हो। If a new state of Indian Union is to be created, which one of the following must be amended? इसको अमेंड करना है। फर्स्ट शेड्यूल अमेंड होगा, हाँ, क्योंकि उसमें लिस्ट गिवन है सारे स्टेट्स की और यूटीज की। तो एक नया स्टेट आप बनाओगे तो वो लिस्ट को नहीं अमेंड करोगे, करना पड़ेगा आपको। दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 3 विल नॉट बी अमेंडेड। उसको अमेंड नहीं करोगे भाई। उसमें आर्टिकल 3 में क्या गिवन है? आर्टिकल 3 में तो प्रोसीजर गिवन है ना, टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो उस प्रोसीजर को थोड़ी बदलना है, उसको तो यूज करोगे। आर्टिकल 3 विल बी यूज, नॉट अमेंडेड। इज रॉन्ग। आर्टिकल 275 तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वो यहां पे कहां से आ गया? और फोर्थ, हाँ फोर्थ होगा, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो जब एक नया स्टेट क्रिएट करोगे
तो राज्यसभा में सीट नहीं दोगे उसको? बिल्कुल दोगे, तो आपको यहां पे अमेंड करना पड़ेगा। सो आंसर इज 1 and 4, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile in India. This is correct. So you all know Indian Constitution under Article 9, under no circumstances it allows dual citizenship. तो वन सिटीजनशिप है और आपके पास एक स्टेट की डोमिसाइल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं होती है, डोमिसाइल होती है। तो आप किसी एक स्टेट की डोमिसाइल हो और आप इंडिया के सिटीजन हो, राइट? दूसरा, a citizen by birth only can become the head of state. No, this is wrong. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करने के लिए आपको सिर्फ सिटीजन होना जरूरी है। नाउ वेदर यू आर सिटीजन बाय बर्थ और बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, इट डज नॉट मैटर, राइट? तो दिस इज रॉन्ग. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. No, this is wrong. क्योंकि अगर कोई फॉरेनर सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है बाय फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, उसने कुछ फैक्ट्स छुपाए हैं, कुछ चीजें उसने गलत भरी हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो अगर सरकार को बाद में ये पता चलता है तो सरकार उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है, उसको डिप्राइव कर सकती है. तो दिस इज रॉन्ग. तो कौन से स्टेटमेंट सही है? आंसर इज ओनली वन, वन only. So with this we have revised certain basic concepts. We have revised the preamble part 1, citizenship. Next video हम start करेंगे with very important chapter fundamental rights and DPSP's fundamental duties. लेकिन only if this video you find to be useful. तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स और बाय एनी वे यू कैन कम्युनिकेट विद मी. आई विल लीव माय ईमेल आईडी आल्सो. अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तभी मैं एफर्ट्स डालूंगा टू ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में एज आई मेंशन कि हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर लेंगे, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, और फिर हम आएंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर. तो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय.